नमस्कार। सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम, आइए उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे कि सिकल सेल एनीमिया के किसे कहते हैं, क्या है सिकल सेल, किस प्रकार से सिकल सेल एनीमिया में हम उसको एलिमिनेट करने की बात सोच रहे हैं, कब तक हम एलिमिनेशन करेंगे, उन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। सिकल सेल मुक्त भारत की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं। 2047 तक भारत में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन की ओर बजट 2023 में एक घोषणा की गई है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें जागरूकता सृजन, प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 0 से 40 वर्ष के 7 करोड़ लोगों की जांच और केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श शामिल किया गया है। इस संबंध में अग्रणी मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसका सहायक मंत्रालय जनजातीय मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, इस मिशन में राज्य सरकारों सहित मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर द्वारा अन्य हितधारकों की पहचान की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समिति गठित कर 27 फरवरी 2023 को हुई बजट घोषणा के बाद एक व्यापक और प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए इस मंत्रालय ने बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने, इसके प्रबंधन और भविष्य में इस प्रकार बीमारी के साथ जन्म लेने वालों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति गठन किया गया है। चूंकि समुदायों के बीच स्वास्थ्य और बीमारी से संबंधित कुछ निश्चित मान्यताएं, पारंपरिक रीति रिवाज, मिथक प्रथाएं कुछ हो सकती है, इसलिए बीमारी कैसे फैलती है और कैसे संचरण को नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है। जागरूकता और परामर्श पर ये दो मॉड्यूल सामान्य आबादी के साथ साथ रोगियों, देखभाल करने वाले स्कूल शिक्षकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। मॉड्यूल को पीपीटी के रूप में तैयार किया गया है ताकि हर किसी के लिए सिकल सेल रोग के प्रसार को समझना आसान हो। मॉड्यूल में संदेशों की पुनरुक्ति पाई जा सकती है, क्योंकि इस संदेशों को सभी हितधारकों तक पहुंचाया जाना है। जागरूकता मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से जनजातीय आबादी, स्वास्थ्य कर्मी, स्थानीय स्तर पर प्रभावशील लोगों तथा आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, युवा, पारंपरिक मुखिया और चिकित्सक, ग्राम पंचायत तक पहुंचाना है। और इसी तरह परामर्श मॉड्यूल उन लोगों के एक छोटे लक्ष्य समूह के लिए है जो सीधे तौर पर बीमारी से प्रभावित है और प्राथमिक या माध्यमिक देखभाल करने वाले, जैसे मरीज, उनके माता पिता और परिवार में अन्य देखभाल करने वाले स्कूल शिक्षक, सहकर्मी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदार हैं। आइए जांच पूर्व परामर्श सेवा जो भाग एक है इसको जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। सिकल सेल एनीमिया वंशानुगत बीमारी है जिसमें लाल रक्त कणिकाओं का स्वरूप बदल जाता है। यह बीमारी माता पिता से वंशानुगत में उनके बच्चों में आ सकती है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से इस बीमारी से ग्रसित होने की जोखिम होता है। दोनों इस बीमारी से जोखिम हो सकते हैं। इस बीमारी में लाल रक्त कणिकाएं जो है चिपचिपी एवं विरुमित सी आकार की होकर जल्दी नष्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एनीमिया हो जाता है। बालक या बालिका दोनों को यह बीमारी हो सकती है। माता-पिता इस बीमारी के वाहक की स्थिति से ग्रसित हैं, तो इस बीमारी से गर्भावस्था में पल रहे शिशु 25% तक बीमारी हो सकती है। जागरूकता से इसकी जानकारी को व्यापक बनाया जा सकता है एवं इस बीमारी के बोझ को कम किया जा सकता है। मुख्य रूप से बीमारी 2 प्रकार के हैं, जैसे कि संवाहक, जिसको एएस बोलते हैं, और दूसरा है एसएस, सिकल सेल रोग कहते हैं। ये बड़ा छोटा सिकल और बड़ा सिकल के नाम से भी जाना जाता है। सिकल सेल वाहक ट्रेट एवं सिकल सेल रोग डिसीज में दोनों में अंतर को हम समझते हैं। सिकल सेल रोग डिसीज, इसमें माता पिता से परिवर्तित हीमोग्लोबिन जिसके दो दो रूप होते हैं, हीमोग्लोबिन जिसके दो रूप होते हैं और लाल रक्त कणिकाओं का अर्धचंद्राकार रूप में बदल जाना,
जिसके कारण शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जबकि पूर्ण रूप से ये डिसीज के लक्षण है। और सिकल सेल वाहक में व्यक्तियों में परिवर्तित हीमोग्लोबिन जिसका एक ही रूप होता है। अपने डिसीज में देखेंगे तो दो रूप होता है उसका, जबकि हीमोग्लोबिन इसमें देखेंगे तो एक ही रूप है। परिवर्तित हीमोग्लोबिन एवं सामान्य हीमोग्लोबिन के मिश्रण से सिकल सेल ट्रेट पैदा होते हैं। अपनी सिकल स्थिति जानने के बारे में जागरूक रहना अपने स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने तथा जटिलताओं को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो स्वस्थ हैं और उनमें सिकल सेल रोग डिसीज और वाहक जो लक्षण के कोई लक्षण नहीं है, उनमें केवल जांच से ही सिकल सेल रोग और वाहक लक्षण की पहचान हो सकती है। तो मुख्य रूप से सिकल सेल डिसीज और सिकल सेल वाहक ये दोनों को भी जानना बहुत जरूरी है। जांच कहाँ कराएं? अपने नजदीकी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ये जांच हो सकता है, या अपने क्षेत्र में आयोजित शिविरों में भी ये जांच कर सकते हैं। जांच के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के आशा या सीएचओ से संपर्क कर सकते हैं। कौन कौन सी जांच करवा सकते हैं? मुख्य रूप से जो है घुलनशीलता जांच, जिसको सॉल्युबिलिटी टेस्ट कहते हैं, ये जांच तुरंत हो जाती है, इसमें केवल 5 मिनट लगते हैं। रोगी के सामने ही जांच जो पॉइंट ऑफ केयर है, पीओसी टेस्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ केयर, यह जांच तुरंत हो जाती है एवं तुरंत ही इसका परिणाम का पता चल जाता है। यह जांच सामान्य वाहक और सिकल सेल एनीमिया के बीच अंतर करती है। और एक जांच होता है जिसको घुलनशीलता जांच, सॉल्युबिलिटी टेस्ट एवं रोगी के सामने ही जांच पॉइंट ऑफ केयर 2-3 मिनट रक्त निकाल कर 2-3 ml रक्त निकाल कर किया जाता है। इन जांचों का परिणाम भी जो है तुरंत प्राप्त हो जाता है। एक तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, दूसरा है पीओसी टेस्ट है। जांच करने की आवश्यकता क्यों है? चूंकि आपके क्षेत्र में इस बीमारी के होने की संभावना है, इसलिए आपको भी अपनी बीमारी की स्थिति के बारे में ज्ञात होना चाहिए। सिकल सेल संवाहक या रोग की स्थिति आपको और अपने बच्चों को प्रभावित कर सकती है। अपनी स्थिति के बारे में ज्ञात होने के उपरांत आपको अपने और बच्चे की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाने की सहायता मिलेगी। अपने साथ साथ अपने जीवन साथी की भी जांच करवाएं। अपने और अपने जीवन साथी की जांच के परिणामों के आधार पर प्रसव पूर्व जांच की योजना बनाएं। सही जानकारी होने से आपके परिवार में सिकल सेल रोग से ग्रस्त शिशुओं का जन्म रुक सकता है। एक जांच स्वस्थ परिवार के नाम, इस स्लोगन को चरितार्थ करते हुए सिकल सेल की जांच अवश्य कराएं। जनसाधारण की जांच एवं प्रसव पूर्व जांच। जनसाधारण की जांच में प्रभावित क्षेत्रों में जन जागरूकता शिविर, जिसमें नवजात, युवा, वयस्क बच्चे, प्रसव पूर्व माताएं, पति पत्नी, प्रभावित व्यक्तियों के परिवार के सदस्य, ये सभी जांच के पूर्व उनका परामर्श हो। जांच और पुष्टि करने वाली जांच जैसे पीओसी, एलपीएचएलसी, जांच के पश्चात परामर्श, जांच पॉजिटिव पाए जाने पर विवाहित जोड़ों के बीच पार्टनर की जांच, प्रसव पूर्व निदान, यदि दोनों पार्टनर रोग के संवाहक हैं और म्यूटेशन का पता चल जाता है तो उसके प्रसव पूर्व निदान, ये तमाम चीजें जो है ये हमको जनसाधारण की जांच में करने की आवश्यकता है। प्रसव पूर्व जांच में प्रसव पूर्व जो लक्षित माताएं हैं, जांच प्रसव पूर्व परामर्श, पीओसी, एलपीएल, एचपीएलसी जांच, जांच के पश्चात परामर्श, जांच पॉजिटिव पाए जाने पर पति की जांच पर परामर्श, प्रसव पूर्व निदान, यदि दोनों पार्टनर रोग के संवाहक है या एक पार्टनर एससीडी और अन्य का संवाहक, और म्यूटेशन सीवीसी एनजीएस का पता चल जाता है। तो इस तरह से जनसाधारण की जांच और प्रसव पूर्व जांच में उपयोग करते हैं। जांच के परिणाम क्या हो सकते हैं? एक तो नॉर्मल, नो म्यूटेटेड गेन है, सामान्य है। दूसरा है कैरियर ऑफ ए म्यूटेड जीन, जो सिकल सेल संवाहक है, ट्रेट है। और तीसरा है सिकल सेल रोगी, जिसको डिसीज कहते हैं। आपको आपकी स्थिति दर्शाने वाला सिकल सेल कार्ड दिया जाएगा।
सिकल सेल कार्ड जो सामान्य है उनके लिए भी संवाहक या रोग से संबंधित हो सकता है। विवाह करने से पूर्व सिकल सेल कार्ड से मिलान अवश्य कर लेना चाहिए। घबराएं नहीं, घबराहट होना स्वाभाविक है। यह जांच लंबे समय तक बीमार रहने वाले बच्चा होने की संभावना को कम करने के लिए की जाती है। यदि आप चिंतित हो रहे हैं तो हमसे बात कर सकते हैं। जांच के उपरांत परामर्श, ये भाग 2 है, जो काउंसलिंग पार्ट 2 नाम हमने दिया है। यहाँ पे मुख्य रूप से जिनका परामर्श क्या देना है। जांच के उपरांत सिकल सेल कार्ड दिए जाएंगे जो पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग होंगे, यानी उनकी स्थिति के आधार पर महिलाओं के लिए गुलाबी और पुरुषों के लिए नीला। जांच की निम्नलिखित 3 में से कोई भी स्थिति के आधार पर जांच के उपरांत परामर्श दिया जाएगा, चाहे वो सामान्य हो, चाहे संवाहक हो या फिर सिकल सेल रोग डिसीज हो। क्या परामर्श देना है? जब सामान्य व्यक्ति है जिसमें सिकल सेल नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी और जांच या उपचार की भी आवश्यकता नहीं है। विवाह से पूर्व पति या पत्नी के बीमार होने की स्थिति की जांच करें। यदि पति या पत्नी या तो संवाहक है या उन्हें सिकल सेल रोग है, तो अपने बच्चों में सिकल सेल जीन स्थानांतरित होने की संभावना जानने के लिए अपने सिकल सेल कार्ड का मिलान करें। सिकल सेल जो कैरियर है, सिकल सेल संवाहक कोई बीमारी नहीं है और आपको उम्र के साथ सिकल सेल रोग नहीं होगा। ये काउंसलिंग करनी है, आपको किसी और जांच या उपचार की आवश्यकता नहीं है। सिकल सेल संवाहक सामान्य जीवन जीते हैं। यदि आपका सिकल सेल संवाहक या सिकल सेल रोग वाला व्यक्ति से विवाह हो जाता है, तो आप सिकल जीन आगे फैला सकते हैं। आपको प्राप्त होने वाले सिकल सेल कार्ड में मिलान संभावना का विवरण होता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करते हैं जो या तो संवाहक है या एनीमिया के साथ साथ सामान्य व्यक्ति है, अतः आपको विवाह करने या गर्भावस्था की योजना बनाने से पूर्व अपने जीवन साथी की स्थिति की जांच करनी चाहिए और सिकल सेल कार्ड के साथ उसका मिलान करना चाहिए। आप में रोग के कुछ संकेत और लक्षण होंगे, लेकिन उचित चिकित्सा देखभाल के साथ-साथ आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। जो भी सिकल सेल रोगी हैं, उनको आप इस तरह से सलाह दे सकते हैं। जटिलता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है और किसी-किसी को जीवन भर उपचार की आवश्यकता होती है। आपको परामर्श और उपचार आरंभ करने के लिए पास के एबीएचडब्ल्यूसी में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहां जाना चाहिए, जो निःशुल्क उपचार देते हैं। सिकल सेल रोग संवाहक या सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति से विवाह करने पर आप रोग प्रसारित कर सकते हैं। आपको मिलने वाले सिकल सेल कार्ड में मिलान की संभावना का विवरण होता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करते हैं जो या तो संवाहक है या एससीडी के साथ साथ सामान्य व्यक्ति है, अतः आपको विवाह करने या गर्भावस्था की योजना बनाने से पूर्व अपने जीवन साथी की स्थिति की जांच करनी चाहिए और सिकल सेल कार्ड के साथ उसका मिलान करना चाहिए। ये तीनों कैटेगरी के लिए अलग-अलग काउंसलिंग का पार्ट है। अब जीवन साथी की जांच। वे पति पत्नी जिनकी संवाहक के रूप में जांच की गई, यदि आप दोनों की सिकल या थैलेसीमिया संवाहक होने की जांच की गई है, तो तुरंत उस केंद्र पर जाएं जहां प्रसव पूर्व जांच का प्रावधान है। सिकल सेल रोग वाले बच्चे के होने की 25% संभावना होती है। सीवीएस या एमिनियोसेंटेसिस के साथ समय पर प्रसव पूर्व निदान बच्चे में बीमारी का निदान करने में मदद करेगा। गर्भावस्था के 12 से 15वें सप्ताह तक प्रसव पूर्व जांच अवश्य कराएं। प्रसव पूर्व जांच का परिणाम। सिकल सेल संवाहक के लक्षण। यहाँ केवल एक ही जीन प्रभावित होता है, जबकि दूसरा सामान्य होता है। आप सामान्य रूप से गर्भधारण कर सकती हैं। जन्म के बाद दीर्घकालीन देखभाल और सावधानियों के बारे में सलाह के लिए अपने बाल रोग विशेषज्ञ से आपको सलाह लेना होगा। प्रसव पूर्व जांच परिणाम। सिकल सेल रोगी एक लंबे समय तक चलने वाला रोग है जिसमें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इसमें गर्भावस्था के 20 सप्ताह से पहले गर्भपात करने का विकल्प है। हालांकि यदि आप इस गर्भावस्था को आगे बढ़ाने का निर्णय लेती हैं, तो बच्चे के जन्म से तुरंत बाद अपने बाल रोग विशेषज्ञ सलाह लें और दीर्घकालिक देखभाल और सावधानियों के बारे में सलाह लें। सिकल सेल संवाहक स्थिति में जो कैरियर है, उसमें महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल
देखभाल की स्थिति क्या होगी, क्या परामर्श हम देंगे? चूंकि आपका जीवन साथी सिकल या थैलेसीमिया संवाहक नहीं है और आप बिना किसी प्रसव पूर्व निदान जांच के गर्भावस्था को आगे बढ़ा सकती हैं। सिकल संवाहक के लिए गर्भावस्था और प्रसव बिना रोग संवाहक स्थिति वाले कोई अन्य व्यक्ति के समान होता है। हालांकि आपको अत्यधिक खराब मौसम, निर्जलीकरण, कठिन व्यायाम आदि से बचना चाहिए। तो इस तरह से आप काउंसलिंग जो है उन्हें दे सकते हैं। सिकल सेल रोग वाली महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल हम कैसे करेंगे? क्या परामर्श दें उन्हें? आप में अपने बच्चे को जीन फैलाने का जोखिम है। सिकल सेल रोग वाली अधिकांश महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, उनका सामान्य प्रसव हो सकता है। सिकल सेल रोग आपके बच्चे के विकास को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह आपके प्लेसेंटा को प्रभावित कर सकता है। प्रसव समय पूर्व हो सकता है, जिसके लिए सीजेरियन की आवश्यकता हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान दिक्कतें पैदा हो सकती है। यदि आप में कोई दिक्कत आती है, तो आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ सकती है। तेज बुखार, तेज दर्द, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, हाथ पैर पे हिलाने में कठिनाई, देखने में कठिनाई हो, आपात स्थिति माना जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अस्पताल जाएं, जहां आपको ड्रिप ऑक्सीजन, दर्द के लिए दवाएं, एंटीबायोटिक, खून पतला करने वाली दवाएं आदि दी जाएंगी। किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है? गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक खाना खाएं, डिहाइड्रेशन से बचें, सामान्य से अधिक पानी पिएं, फोलिक एसिड की गोलियां नियमित रूप से लें। सिकल सेल रोग के उन रोगियों के लिए आयरन टेबलेट की आवश्यकता नहीं होती है जो गर्भवती हैं। गर्भावस्था के दौरान सभी नियमित अल्ट्रासाउंड और खून की जांच करते रहें। इस अवधि के दौरान अपनी आशा की मदद अवश्य लें। प्रसव के दौरान आपकी देखभाल करने की आवश्यकता होगी, जिसमें स्वास्थ्य सुविधा जो स्वास्थ्य देखभाल सुविधा वितरण पर जोर दिया जाएगा, संस्थागत प्रसव पर जोर दिया जाएगा। जहां तक हो सके घर पर प्रसव कराने से बचें। प्रसव के दौरान खूब पानी पिएं, यानी पानी की कमी न होने दें। आपको ड्रीप ऑक्सीजन और दर्द की दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। प्रसव के दौरान खुर चढ़ाने की भी आवश्यकता हो सकती है। प्रसव के दौरान आपके बच्चे की देखभाल डॉक्टर करें। प्रसव के उपरांत आपको कैसे क्या-क्या सावधानी रहनी है? तो पहला तो खूब पानी पीना है आपको। जितनी जल्दी हो सके चलना शुरू करें। यह पैरों में खून का थक्का बनने के जोखिम को कम करने में मदद करता है। अपने बच्चे को स्तनपान कराना शुरू करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार कैल्शियम, फोलिक एसिड लेना जारी रखें। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार गर्भ निरोधक का पालन किया जा सकता है। अस्थायी तरीके लेवोनोगेस्ट्रल आयुषी पसंद का गर्भ निरोधक है। अन्य विकल्प प्रोजेस्टेरोन ओनली पील और डेपोमेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है। जन्म नियंत्रण और कॉपर युक्त कॉम्बिनेशन आयुषी कम बेहतर होगा। याद रखने योग्य बातें क्या है? अपना टीकाकरण पूरा और नियमित रखें। खून की निरंतर जांच उसे नोट करते रहें। वायरल मार्कर HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। गर्भवती होने से पूर्व डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा बंद कर दें। इसे पहली तिमाही के बाद दोबारा शुरू किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की नितांत आवश्यकता होती है। असहनीय दर्द या किसी अन्य समस्याओं में कोई भी दवा लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्वयं दवा लेने से अवश्य बचें। सिकल सेल संवाहक स्थिति वाले नवजात शिशु की देखभाल हमें कैसी करनी है? क्या मुझे अपने बच्चे की सिकल सेल संवाहक स्थिति के बारे में चिंतित होना चाहिए? आमतौर पर सिकल सेल संवाहक लक्षण दिखाई नहीं देते। बच्चे को पानी की कमी न होने दें। बुखार, दस्त या गर्म मौसम के दौरान बच्चे को पानी की कमी न होने दें। डॉक्टर से कब संपर्क करेंगे? यदि ज्यादा ऊंचाई की यात्रा कर रहे हों, यदि आंख में जख्म हो, यदि पेशाब में खून आ रहा हो, तो डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। सिकल सेल रोग वाले नवजात शिशु की देखभाल कैसे करेंगे? सिकल सेल रोग होने के क्या कारण है? सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रोग है। इसमें जीन में म्यूटेशन के कारण हीमोग्लोबिन सामान्य हीमोग्लोबिन की तुलना में भिन्न होता है। रोग के संवाहक आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं और इसका पता जांच के बाद ही लगाया जा सकता है। सिकल सेल एनीमिया के क्या लक्षण है? सिकल सेल एनीमिया रोगी HbSS के लक्षण जीवन की शुरुआत में पता चल जाते हैं।
ये लक्षण हाथ, पैर, छाती आदि में छोटी रक्त वाहिकाओं में रुकावट के तौर पर पता चलते हैं। हाथ और पैरों में सूजन, एनीमिया, शरीर का पीलापन, बार-बार बुखार, थकान, बार-बार संक्रमण, कम शारीरिक विकास, बार-बार पीलिया आदि इसके शुरुआती लक्षण हैं। संकट की अवस्था क्या है? संकट सिकल सेल एनीमिया रोग के बच्चों और वयस्कों में दर्द का संकट बढ़ जाता है। इस अवधि में उन्हें पीठ, पैर, छाती आदि में दर्द होता है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। दर्द किस कारण से होता है? मौसम का बदलना, दस्त, बुखार, शरीर में पानी की कमी, संक्रमण, तनाव, थकावट के कारण दर्द बनता है। आप सिकल सेल एनीमिया संकट की पहचान कैसे कर सकते हैं? आप भी ये पहचान कर सकते हैं कि भई हाथ पैर में दिखाई देने वाले लक्षण जैसे हाथ पैर में सूजन और दर्द, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, छाती में दर्द, आंखों में रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकता है और दिखाई देना कम हो सकता है। मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकता है, इससे स्ट्रोक हो सकता है। हाथों और पैरों में दर्द और सूजन, बार-बार पीलिया होना, पीलापन, ये सब आप लक्षण देख सकते हैं। यदि बच्चा सिकल सेल रोग के साथ पैदा हुआ है, तो उसका क्या होगा? संकट और जटिलताओं को रोकने के लिए बच्चे को नियमित जाँच की आवश्यकता होगी। बच्चे को जीवन भर हाइड्रोक्सी यूरिया और पेनिसिलिन के साथ दवाएँ लेनी चाहिए और संक्रमण को रोकने के लिए विशेष टीकाकरण करवाना चाहिए। संकट की अवधि के दौरान बच्चे को खून चढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है और कभी-कभी खून बदलना भी पड़ सकता है। बच्चे को स्ट्रोक, खून की कमी, थक्का जमने का जोखिम आदि जानलेवा गंभीर बीमारी की समस्या हो सकती है। माता-पिता सिकल सेल रोग वाले नवजात शिशु की देखभाल कैसे करेंगे? मेरे बच्चे को सिकल सेल रोग है, मैं क्या करूँ? सिकल सेल रोग दीर्घकालिक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि बच्चों को डॉक्टर की देख-रेख में रखा जाए, तो उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो जाती है। ये बच्चे जीवन में अच्छा कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और सामान्य व्यक्ति से शादी कर सकते हैं और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। इसीलिए अच्छी चिकित्सा देखभाल पर ध्यान केंद्रित करके हम उन्हें स्वास्थ्यप्रद जीवन प्रदान कर सकते हैं। मुझे अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए अपने सिकल सेल ग्रसित बच्चे को किसी अन्य बच्चे की तुलना में अतिरिक्त सहायता और देखभाल की आवश्यकता होती है। इन्हें टीकाकरण, दवाई, डॉक्टर के पास नियमित रूप से ले जाना, इलाज की बेहतर संभावना तलाशना है। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी टीके, टीकाकरण कार्यक्रम, इसके अलावा डॉक्टर सलाह ले सकते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन, संयुग्म पॉलीसैकेराइड इसको लगा सकते हैं। टीकाकरण कार्यक्रम क्या है, इसका पालन करना है। डीपीटी बूस्टर 1 16 टू 24 मंथ, मेजल्स एमआर 2 डोज, सेकंड डोज 16 टू 24 मंथ। ये इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार दिए जाने वाले ये अतिरिक्त टीके हैं, इन्हें भी लगाया जाए। यदि आपके बच्चे को बुखार है, बार-बार बुखार आता है, संक्रमण है, निमोनिया है, खून की कमी होने पर रक्त चढ़ाने की ज़रूरत है, पीलिया हो रहा है, शरीर के कई हिस्से में बार-बार दर्द हो रहा है, हाथ-पैर या जोड़ों में दर्द या सूजन है, पैर में छाले हैं, बच्चे अच्छी तरह से न बढ़ने पर नज़दीकी चिकित्सा अधिकारी या शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। व्हाट टू ईट, क्या खाएँ, क्या अवॉइड करें? जिंक कंटेनिंग फूड जैसे एग है, चिकन है, फिश है, ये क्यूमिन सीड है, ये सब लेना चाहिए। विटामिन ए रिलेटेड जो रिच फूड है, वेजिटेबल है, उन तमाम चीज़ों को खाना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड है, जैसे रेड ग्राम है, बंगाल ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, ये सबको खाना चाहिए। लॉट्स एंड लोट्स ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए सोडियम कंटेनिंग फूड जो है, जो पैकेजिंग फूड आते हैं, उन तमाम फूड को अवॉइड करने की ज़रूरत है। इस तरह से ये सिकल सेल के बारे में आपकी तमाम जो क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हमने टच करने की कोशिश किया। किस तरह से वाहक है, किस तरह से रोगी है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे टीकाकरण करना चाहिए, वो तमाम चीज़ों को हमने बात किया है। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा। इस तरह से सिकल सेल की विस्तृत जानकारी, उसकी ऑनलाइन एंट्री, तमाम चीज़ों को अलग-अलग स्तर पर हमें समझाने का प्रयास किया है और इसको अधिक से अधिक जानकारी ही बचाओ है। स्वास्थ्य विभाग में जानकारी ही बचाओ का हम स्लोगन देते हैं। तो जितना जल्दी जितने जनमानस तक ये पहुँचा सकें, क्योंकि एक आनुवांशिक रोग है, इसको रोकने में हमें आसानी होगा। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।